चैनल द क्लब क्लासेस में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जैव विकास, कैसे जीवों का विकास होता है, कैसे आज हम इतने पृथ्वी पर इतने सारे बहुत सारे जीवों को देख पाते हैं। तो आप लोग हम जानते हैं कि पिछलका अध्याय में, पिछलका क्लास में, पिछले वर्ग में हम लोग पढ़े थे कैसे जीवों का वर्गीकरण किया गया था। जैसे आज पृथ्वी पर इतने सारे जीवों का निर्माण हो चुका है कि सभी का अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है, और इसीलिए पिछलके क्लास में यानी कि क्लास 9वीं में हम लोग जीवों का वर्गीकरण किए थे। जगत के आधार पर, वर्ग के आधार पर, उपवर्ग के आधार पर सभी जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। और आज हम लोग इतने सारे जीव देखते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पौधा, आम का पौधा, जामुन का पौधा, अनेकों प्रकार के छोटे से बड़े पौधे हैं। उसी प्रकार जंतु में भी बहुत सारे सूक्ष्म से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े जंतु दिखाई पड़ते हैं। उनमें बहुत सारे भिन्नता होती है, जैसे आकार कब में भिन्नता, वास स्थान में भिन्नता। कुछ जीव स्थल पर रहते हैं तो कुछ जीव कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। मतलब कुछ जीव पानी में रहता है तो कुछ जीव स्थल पर रहता है। इसके साथ साथ कुछ वायु में रहने वाले जीव भी होते हैं। इसके साथ साथ रंग रूप भी भिन्न प्रकार की होती है, आकार भी बड़ा छोटा होता है, बड़े बड़े जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं। ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के जीव हम आज इस वातावरण में करोड़ों की संख्या में देखते हैं। एक दो जीव नहीं आज के समय में, लेकिन ऐसा माना जाता है, बहुत सारे वैज्ञानिक ने खोज किया, वैज्ञानिकों ने पता लगाया, तो ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में कभी एक ही जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले। आज से कितना वर्ष पहले? लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर किसी एक जीव की उत्पत्ति हुई, और वह बहुत ही सरल प्राणी था। क्या था? सरल जीव था। और वही सरल जीव के द्वारा आगे धीरे धीरे विकास होता गया, वातावरण परिवर्तित होते गए, परिस्थिति परिवर्तन होता चला गया, और जिसके कारण उसी सरल जीव से आज वर्तमान में जटिल जीव का विकास हुआ। किस जीव का विकास हुआ? जटिल जीव का विकास हुआ। उसी सरल प्राणी से जटिल जीव का विकास हुआ आज इस वातावरण में। और आज अनेकों प्रकार के, बहुत असंख्य संख्याओं में हम लोग बहुत सारे जीवों को देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जैव विकास। जैव विकास कैसे होगा, क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग जैव विकास की ओर। जैव विकास कैसे होता है? तो जैसे अभी हम बताएं कि पृथ्वी पर प्रारंभ में सरल प्राणी था। आज से पहले क्या था? सरल जीव था, लेकिन आज बन गया जटिल जीव। क्यों? तो क्योंकि वातावरण परिवर्तन हुआ, परिस्थिति परिवर्तन हो गया, जिसके कारण जीव अपने आप को उस वातावरण के साथ ढलते चले गए। ढलते ढलते आज जटिल जीव का निर्माण हो गया। तब हम लोग जैव विकास की परिभाषा कैसे बोलेंगे? उसी सूक्ष्म विकास को जैव विकास कहते हैं। उसी विकास को क्या कहा जाता है? जैव विकास। जो पहले से जटिल जीव था, वातावरण परिवर्तित होता गया, परिस्थिति परिवर्तन होता चला गया, और वो भी वैसे वैसे ढलते चला गया, परिवर्तित होते चला गया। तो उसी को जैव विकास कहते हैं। उस परिवर्तन को ही उस विकास को ही जैव विकास कहा जाता है। जैसे अब जैव विकास होता क्या है? तो जैसे पृथ्वी पर, कहाँ? पृथ्वी पर प्रारंभ में, पृथ्वी पर प्रारंभ में सरल, पृथ्वी पर प्रारंभ में सरल जो पाए जाते थे, पृथ्वी पर प्रारंभ में क्या थे? सरल जो पाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वातावरण बदलते गया, और परिस्थितियां भी बदलती गई। वातावरण और परिस्थिति परिवर्तन के कारण क्या हुआ? पृथ्वी पर प्रारंभ में सरल जीवों की उत्पत्ति हुई, और जैसे जैसे वातावरण परिस्थितियां बदलती गई, वातावरण और परिस्थिति परिवर्तित होते गया, वैसे वैसे जीव भी अपने आप को परिवर्तित करते गए। परिवर्तन के कारण
जीवों में क्या हुआ? जटिल जीवों का निर्माण हुआ, जीवों में परिवर्तन हुआ और जटिल जीव के रूप में बदल गए। ऐसे परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। क्या कहेंगे? जैव विकास कहते हैं। जैसे प्रारंभ में सरल जीव था, लेकिन जैसे जैसे वातावरण बदलते गया, परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे जीव भी अपने आप को उसी वातावरण के अनुसार ढालते चला गया और ढालते ढालते आज की स्थिति है कि अपने आप को सरल जीव से जटिल जीव के रूप में निर्माण कर लिया। और ऐसे ही परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? ऐसे ही परिवर्तन को जैव विकास, ऐसे ही परिवर्तन को हम जैव विकास कहते हैं। मतलब सरल जीव से विकसित होकर क्या बन गया? जटिल जीव बन गया। और ऐसे ही विकास को हम जैव विकास कहते हैं। अब है आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत। आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत होता क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत, तो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुके हैं कि आनुवांशिक विभिन्नता होता कैसे है, जिसको हम जनिक विभिन्नता भी कहते हैं। विभिन्नता दो प्रकार का होता है, आनुवांशिक जनिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता कैसे होता है? तो हम इससे पहले वाले वीडियो में या फिर इससे पिछले वाले चैप्टर में भी आप लोगों को बताए हैं कि आनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारण है डीएनए की प्रतिलिपि के निर्माण के समय हुए उत्परिवर्तन या आनुवांशिक पुनर्योग। क्रोमोसोम निर्माण के समय हुए उत्परिवर्तन या आनुवांशिक पुनर्योग। आनुवांशिक पुनर्योग, आनुवांशिक विभिन्नता का स्रोत क्या है? तो आनुवांशिक विभिन्नता का स्रोत है क्रोमोसोम निर्माण के समय हुए उत्परिवर्तन या आनुवांशिक विभिन्नता का स्रोत। जैसे इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताया था कि जब डीएनए की प्रतिलिपि का निर्माण होता है तो उस समय जो फेरबदल होगा, उसी फेरबदल के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा विभिन्नता संचित होता चला जाता है। और जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता संचित होगा तो कई पीढ़ियों के बाद, 2, 4, 5 पीढ़ियों, 10 पीढ़ियों के बाद एक नई जाति का विकास हो जाता है। तो आनुवांशिक विभिन्नता के यही दो स्रोत है, क्रोमोसोम के निर्माण के समय हुए उत्परिवर्तन या आनुवांशिक पुनर्योग। आनुवांशिक पुनर्योग क्या होता है? तो आनुवांशिक पुनर्योग यही है कि जब कभी कभी जैसे होता क्या है कि जैसे जैसे हम बताएं अभी कि जैसे ही विभिन्नता संचित होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वैसे वैसे नए नए जीव का निर्माण होगा, नई प्रजाति का निर्माण होगा, जिसमें कुछ प्रजाति उस वातावरण में रहने लायक अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उस वातावरण में रहने लायक नहीं रह पाते हैं। तो वैसे जीव जो उस वातावरण में रहने लायक अपने आप शरीर को ढाल लेते हैं, उसको सह सकते, उस वातावरण के अनुसार अपने शरीर को बना लेते हैं, वे तो जिंदा रह जाते हैं। लेकिन वैसे जीव जो उस वातावरण के अनुसार ढल नहीं पाते हैं, वैसे जीव आपस में प्रतिस्पर्धा होता है रहने के लिए, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, रोग होगा, उत्पन्न होगा, और जिसके कारण वे नष्ट हो जाएगा और प्राकृतिक उसको समाप्त कर देती है। लेकिन जो प्राकृतिक में रहने लायक बन जाता होता है वह वातावरण के अनुसार उसको प्राकृतिक चयन कर लेती है और वैसे जीवों का विकास फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। और जो जीव नहीं अपने आप को शरीर ढाल लेते हैं प्राकृतिक के अनुसार, वातावरण के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार, तो वे वहीं पे क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे, ये सभी था विभिन्नता के स्रोत, विभिन्नता का कारण। क्रोमोसोम के निर्माण के समय हुए फिर उत्परिवर्तन और आनुवांशिक पुनर्योग के कारण ही क्या होता है? आनुवांशिक विभिन्नता का संचय होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह संचित होता चला जाता है और वातावरण के अनुसार वैसे ही बदलते चला जाता है। अब इसके बाद है कैसे, इसके बाद है
इस बात को थोड़ा सा समझना होगा, कैसे आखिर जीवों का विकास होता है। हम एक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे जीवों का विकास होता है। तो एक समष्टि या एक आबादी में जिन की बराबरता कैसी होती है, एक उदाहरण हम लेकर के समझाते हैं आप लोगों को। एक समष्टि या आबादी में जिन की बराबरता कैसे होती है, तो इसके लिए हम बहुत सारा कई प्रकार के उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बहुत उदाहरण एक लेते हैं भृंग का। भृंग का नाम आप लोग सुने होंगे, भृंग का आप लोग नाम सुने होंगे। भृंग एक छोटा सा जीव है, बहुत ही सूक्ष्म जीव है, जो ऐसे घास उस पर उड़ता चलता है। घास पर उड़ते हुए देखिए जीव को, नहीं होता है जिसमें लाल हरा पीला ऐसा होता है, रंग रंगीन होता है, चमकते चलता है, ऊपर से उड़ के ऊपर, ऊपर से उड़ के ऊपर, तो उसी को भृंग कहते हैं। अब हम भृंगों की एक टोली को लेते हैं। मान लेते हैं कि कहीं एक जगह पर पहले से लाल रंग के कुछ भृंग हैं। पहले से क्या है, लाल रंग का कुछ भृंग है। मान लेते हैं एक टोली है भृंगों की, जिसमें बहुत सारे लाल रंग के पहले से भृंग हैं। कैसे हैं, लाल रंग के भृंग हैं। ये भृंग की संख्या है, क्या है, भृंग, इसका रंग कैसा है, लाल। मान लेते हैं किसी जगह पर लाल रंग के पहले से भृंग था, और ये सभी रहता है पेड़ पौधों के पास, हरी हरी पेड़ पौधा रहेगा, उसी के पास ये सब रहता है। तो अभी हम बताएं आनुवांशिक विभिन्नता, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को आनुवांशिक विभिन्नता की ओर ढालते चला जाता है और उसी जैसा बनते चला जाता है। तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि लाल रंग के भृंग किसी जगह पर बहुत सारी संख्या में थी, लेकिन हुआ क्या कि सब पेड़ पौधों की पत्तियों में चिपका रहता है। तो जब पेड़ पौधों की पत्तियों में चिपका रहेगा तो उसमें से आनुवांशिक पुनर्योग या आनुवांशिक विभिन्नता के कारण मान लेते हैं कि एक भृंग उसमें हरा रंग का हो गया, क्योंकि हरा रंग पत्तियां होती है और उसी में चिपका रहता है, उसी के साथ भोजन ग्रहण करता है, उसी के साथ रहना उठना बैठना सब पत्तियों के साथ इनका होता है। तो आनुवांशिक विभिन्नता के कारण ही क्या हुआ, इनमें जितना भी भृंग था उनमें से एक भृंग, सब तो नहीं हो जाएगा, उस परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ वो अपने परिस्थिति के अनुसार चेंज कर लेते हैं। हम अभी बताएं तो इसमें से एक भृंग जो हुआ मान लेते हैं कि हरा रंग का हो गया। मान लेते हैं कि एक भृंग क्या हुआ, हरा रंग का हो गया। ये है हरा रंग, ये हरा रंग मान लेते हैं। एक और मार्केट देखो तो है, मान लेते हैं कि यह भृंग हो गया किस रंग का, हरा रंग का। यह जो भृंग है कैसा हो गया, हरा रंग का हो गया, मान लेते हैं उदाहरण के लिए। अब देखे होंगे कि बहुत सारे पक्षियां क्या करती है, भृंगों को धर धर के खाती है। जैसे ही पेड़ पौधा के नज़दीक भृंग लोग आओ तो पक्षियां आई, उसको धर करके क्या हो गया, खा गया। और लाल रंग चटकार रंग है, मतलब दूर से लोग जाएगा कि यहाँ पे भृंग है, तो पक्षी क्या करेगा, उसको धर करके खा जाएगा ना। लेकिन हरा रंग का भृंग क्या हुआ, हरा रंग का भृंग हरे रंग का है और पत्तियां भी हरी रंग की है, जिसके कारण पत्तियां में चिपक गया, जिसके कारण हरा रंग वाला बच गया और बाकी लाल वाला क्या हो गया, सबको धर के पक्षी खा जाएगा ना। तो पहले से लाल रंग था, अब जो बच गया वो कैसा रंग का हो गया, हरा रंग का भृंग। अब वो भी जनन करेगा, हम बताए हैं, पहले बता चुके हैं, वो भी क्या करेगा, जनन करेगा ना। और जब वो भी जनन करेगा तो अब जो भृंग की संख्या हुआ, अब जो भृंग बचा वो कैसा रंग के बचेगा, हरा रंग का बचेगा ना। सब जो भृंग बचेगा वो कैसा हो जाएगा, हरा रंग का बच जाएगा। यानी कि पहले से कैसा भृंग था, लाल रंग का था, लेकिन अब कैसा रंग का हो गया, हरा रंग का। मतलब क्या हुआ, एक नई जाति की उत्पत्ति हुई, एक नया जाति का निर्माण हुआ, एक नई जाति का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अभी जनन करेगा तो उसका जो प्रजाति होगा वो हरे रंग का, अति हरे रंग का होगा, अब लाल रंग का नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका यदि भृंग एक आध को लाल रंग का बचेगा, वो जनन करेगा तो लाल रंग का होगा, लेकिन इसका भृंग का संख्या कैसा होगा, हरा रंग होगा। और ये अपनी संख्या बढ़ाते चला जाएगा, मतलब पहले से लाल रंग था, अब हो गया क्या, हरा रंग। किसके कारण, आनुवांशिक विभिन्नता के कारण हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं बहुत अच्छा से सुनो।
एक और उदाहरण अच्छा से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह भृंग लाल रंग का है। क्या है? लाल रंग का। लेकिन हम बताएं कि झाड़ी में रहता है। कहाँ रहेगा? झाड़ी में। तो प्राकृतिक में हम लोग जानते हैं कि कभी मौसम बदलता है, कभी गर्मी तो कभी क्या होता है? बरसात। तो बरसात में तो पेड़ पौधे हरा भरा हो जाएगा, लेकिन गर्मी के दिन में पेड़ पौधा क्या होता है? सूख जाता है। देखा है ना, सब झाड़ी सूख जाएगा, घास फूस सब सूख गया। अब घास फूस सूख जाएगा, सुनो, घास फूस सूख जाएगा तो इनमें से जो लाल रंग के भृंग था, अब मान लेते हैं कि इनमें से कुछ भृंग नीला रंग का हो गया, जो हम अभी बताएं जिस प्रकार से। मान लेते हैं क्या कि कुछ भृंग कैसा हो गया? नीला रंग का, मतलब कुछ है लाल रंग का, यह है लाल रंग का, और कुछ भृंग इनमें से क्या हो जाएगा? हाँ, नीला रंग का। कुछ भृंग हो गया नीला रंग का। जैसे ऐसे बनाते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। कुछ भृंग इनमें से नीला रंग का हो गया, मान लेते हैं कि नीला रंग का हो गया, नीला रंग का हो गया। ये सभी जो भृंग है कैसा रंग का हो गया? नीला रंग का। तो लाल रंग से अब नीला रंग बना। लेकिन होता क्या है कि गर्मी के दिन में जब झाड़ी सूख गया तो उसमें से आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आग पकड़ता है ना, तो जब आग पकड़ लेगा, मान लेते हैं कि किसी कारण वो आग पकड़ लिया जंगल में, झाड़ी में, तो आग जब पकड़ा, नीचे से जब आग पकड़ा, तो इनमें से यह जो भृंग है जल करके समाप्त हो गए। क्या हो गए? जल करके समाप्त हो गए। और इसी में से कुछ भृंग बच गया। कुछ भृंग क्या हुआ? बच गया। कुछ भृंग बच गया। अब वो आपस में जनन करेगा तो कैसा रंग का हो जाएगा? अब सब जो होगा वो कैसा रंग का होगा? नीला रंग का होगा। होगा ना? अब जो भृंग बचेगा वो सब कैसा रंग का हो जाएगा? नीला रंग का हो जाएगा। नीला रंग का हो गया। मतलब पहले से इसकी प्रजाति कैसी थी? लाल रंग थी, और अब कैसी प्रजाति हो गई? नीला रंग हो गई। पहले से लाल प्रजाति थी, अब हो गया नीला रंग। मतलब क्या हुआ? आनुवांशिक विभिन्नता के कारण एक नई जाति का निर्माण हुआ। एक और अच्छा उदाहरण लेते हैं, इसी का एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं इसी का पहले से लाल रंग का भृंग है, और बरसात के समय है। कैसा समय है? बरसात का। तो बरसात के समय में जो झाड़ियाँ होती है खूब हरा भरा रहेगा, घास फूस भी हरे भरे रहते हैं, रहता है ना। और हरा भरा जब रहेगा तो खूब खाएगा पिएगा, खूब मोटा ताज़ा हो जाएगा, नहीं रहेगा? भोजन अच्छा मिलेगा तो कोई भी जो क्या रहता है? मोटा ताज़ा रहेगा। और जब मोटा ताज़ा रहेगा तो खूब भोजन खाएगा। तो बरसात के समय में खूब मोटा ताज़ा था, खाया पिया खूब ऐश किया, फिर खूब मोटा ताज़ा है। लेकिन फिर बरसात के बाद क्या होती है? गर्मी, सर्दी। सर्दी के बाद फिर होता है गर्मी। तो गर्मी, जैसे ही गर्मी ऋतु आती है तो वैसे वैसे झाड़ियाँ सब सूख जाती है, हरा भरा सब सूख के हो गया समाप्त। अब उनको भोजन पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता। देखा होगा बरसात के समय में बहुत सारे जीव दिखाई पड़ते हैं अगल बगल चारों तरफ, लेकिन गर्मी के समय में सब क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको गर्मी के दिन में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी हुआ। मान लेते हैं कि गर्मी से, बरसात से गर्मी हो गया, तो इसमें क्या है? खूब मोटे ताजे वाले भृंग है, खूब खाया पिया है, मोटा ताज़ा। मोटा ताज़ा है, सब है मोटा ताज़ा। समझ में रहा है? सब क्या है? मोटा ताज़ा है। अब ये आपस में यदि जनन करेगा तो इसका उत्पन्न संतान क्या होगा? मोटे ताज़ा होगा। ये आपस में जनन करेगा तो इसका क्या होगा? उत्पन्न संतान मोटा ताज़ा होगा। लेकिन अब हो गया क्या? सुखाड़ हो गया। क्या हो गया? सुखाड़। तो सुखाड़ हो गया तो यही भृंग जो पहले से मोटा ताज़ा था, अब क्या हो जाएगा? भोजन नहीं मिलेगा। तोरा भोजन नहीं मिलेगा तो जिंदा रहेगा? पहले से खूब खा पी के मोटा ताज़ा हुआ और भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। तो इनको भी क्या हुआ? सुखाड़ हो गया। तो सुखाड़ हो गया, तब यहाँ पे ये सब हो गया दुबला पतला। क्या हो गया? अब दुबला पतला हो जाएगा। देखो अब जो भृंग ये सब हो जाएगा, भोजन के बिना दुबला पतला हो जाएगा। भोजन के बिना क्या हो जाएगा? हाँ, दुबला पतला। क्या हो गया? अब इनको भोजन नहीं मिल पाया पूर्ण रूप से, तो ये हो गया दुबला पतला। दुबला पतला। अब यहाँ पे देखो क्या समस्या है, कैसे नई जाति का उत्पन्न होगा? ये अब दुबला पतला तो अभी हो गया, लेकिन फिर इसको फिर गर्मी के बाद फिर बरसात होगा तो फिर पेड़ पौधा हरा भरा हो जाएगा, तो फिर ये सब खा पिएगा, फिर मोटा ताज़ा हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना। तो नई जाति बना नहीं ना, अभी नहीं बना है नई जाति।
अभी नहीं बना है, फिर आएगा बरसात तो फिर सब खा पी के फिर मोटे ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर से भोजन इनको मिलने लगेगा पूरा, तो फिर मोटा ताज़ा हो जाएगा। लेकिन इस समय मोटा ताज़ा था, लेकिन अब हो गया कैसा, दुबला पतला। अब दुबला पतला होगा तो जनन की क्रिया करते रहेगा, जनन क्रिया मानेगा नहीं, जनन क्या होगा, रुकेगा नहीं। दुबला पतला हो गया तो यूँ जनन करेगा, ओकरा से मतलब नहीं है। तो जब दुबला पतला हो गया और जब ये जनन करेगा, क्या करेगा, हाँ जनन करेगा, तो इसका जो उत्पन्न संतान होगा, अब इसमें संख्या ये भी रहेगा और दुबला पतला वाला भी रहेगा। इसका जो उत्पन्न संतान हो गया वो दुबला पतला हो गया, इसका जो उत्पन्न संतान हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने दुबला पतला है। और उस समय जब जनन की क्रिया करेगा तो इसका संतान कैसा होगा, दुबला पतला। तो ये भी रहेगा और अगर संतानों रहेगा ना, ये भी रहेगा और इसका संतान भी रहेगा। मतलब इसमें ये दुबला पतला तो ये है, ये भी है, मतलब ये क्या है, ये दुबला पतला वाला था, तो ये तो अभी ये है, लेकिन इसका जो उत्पन्न संतान हो गया वो क्या हो गया, दुबला पतला हो गया ना। इसका उत्पन्न संतान कैसा हो जाएगा, हाँ दुबला पतला हो गया। मतलब अब यहाँ पे दोनों है, जैसे ये भी दुबला पतला, ये भी दुबला पतला है, लेकिन अब फिर परिस्थिति चेंज हुआ, परिस्थितियाँ परिवर्तन हुआ और फिर से बरसात के समय और फिर हरा भरा सब हो गया, पेड़ पौधा सब। तो अब देखो फिर से हरा भरा हो गया, फिर से क्या हुआ, हरा भरा फिर से हो गया, फिर बरसात का मौसम आया, फिर ये सब खा पिएगा, दोनों खा पिए, ये भी खा पिएगा, ये भी खा पिएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होगा, क्या अंतर होगा, अंतर यही होगा कि जो पहले से जो प्रजातियाँ पहले से था, जो प्रजातियाँ ये पहले से है, अब ई खाए पिएगा, ये क्या हो गया, ये खाए पिएगा तो ये मोटा ताज़ा हो जाएगा, अब हो जाएगा ना। देखो यही मोटा ताज़ा था, यही दुबला पतला हो गया और फिर इसको भोजन मिलेगा। जनन की क्रिया तो एक हो गया इसका बेटा और ये हो गया अपने, मतलब ये दुबले पतले रहेगा और ये हो गया, ये भी दुबला पतला। लेकिन जैसी परिस्थिति चेंज हुआ तो ये जो है खाए पिएगा तो मतलब मोटा ताज़ा हो जाएगा ना। लेकिन ये अब बेटवा इसका खाए पिएगा तो मोटा ताज़ा नहीं हो गया, अभी उसी रहेगा दुबले पतले, क्योंकि इसका डीएनए क्या हो गया, दुबला पतला वाला हो गया। तो ये खाएगा तो मोटा ताज़ा हो जाएगा, लेकिन ये खाएगा तो क्या हो जाएगा, दुबला पतला। अब फिर ये जनन करेगा तो इसका उत्पन्न संतान अगला बार मोटा ताज़ा होगा और इसका संतान क्या होगा, दुबला पतला होगा। अब यहाँ से दो जाति बन गया, एक मोटा ताज़ा भिरिंगोला और एक हो गया क्या, दुबला पतला भिरिंगोला, हो जाएगा ना। अब क्या हुआ, एक नई प्रजाति का निर्माण हो गया, यहाँ से क्या हुआ, एक नई प्रजाति का निर्माण हो गया। जैसे मेढक को देखा होगा, एक बड़का मेढक, एक छोटा मेढक रहता है ना जी। बरसात के दिन आया तो खूब बड़ा मेढक बोलित रहेगा, जिसको कहते हैं भदोइया भींग। मतलब वो सावन भादों में ही केवल आएगा, फिर बाद में नहीं दिखाई पड़ता है नहीं। एक होता है छोटका मेढक जो हमेशा सालों भर मिट्टी उट्टी कोड़ेगा तो ओकरा में से निकलता है, रोडों पर कूदी चलेगा, इधर उधर कूदी चलेगा, छोटका मेढक। तो वही कारण है, पहले से उसका प्रजाति एक वो था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई वैसे वैसे क्या हुआ, कई प्रजाति का मेढक की कई प्रजातियाँ हो गया। उसी प्रकार बंदा गोभी की कई प्रजातियाँ हो गया, पहले से एक बंदा गोभी था, लेकिन बाद में क्या हो गया, लाल बंदा गोभी, हरा बंदा गोभी, एगो फूल गोभी, एगो बंदा गोभी, एगो साग गोभी होता ना है, कई गोभी के प्रजाति हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक नई उपजाति का विकास हुआ, किसके कारण, अनुवांशिक विभिन्नता के कारण। किसके कारण हुआ है सभी, अनुवांशिक विभिन्नता के कारण। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होगा और नई जाति का एक दो पीढ़ी के बाद क्या हुआ, नई प्रजाति का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार परिवर्तित होते होते एक ही जीव से, कई गो जीव से, एक जीव से इतनी सारी संसार में जीव की उत्पत्ति हुई है। जैसे मेढक की मछली जैसा होता है प्रजाति, बेंगवा मेढक सुना है ना, बेंगवा मछली कैसी होती है, मछली की प्रजाति मेढक जैसा होता है। तो इस प्रकार से नई जातियों का क्या होगा, निर्माण होगा, विकास होगा। इस प्रकार से नई जातियों का निर्माण होगा। समझना क्या सबको ना।